इसलिए यूज किया क्योंकि बड़ा एक कांस्टेंट की टर्म आ रही थी, जो कांस्टेंट की टर्म में पता नहीं कि कहाँ से आई है, क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कुछ खास आइडिया हम लोगों को है नहीं। उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता लग जाए, इसके लिए हम अलग से पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बिल्कुल भी टफ नहीं बेटा, थोड़ा सा भी टफ नहीं है। हमारा जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था वो भी हल्का सा टफ इसलिए था क्योंकि फॉर्मूले याद करने पड़ रहे थे। अगर हम कॉपी खोल के बैठ जाएं फिर तो हम सारे सवाल कर देंगे, तो कॉपी खोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो और आसान है, अगर इंडेफिनेट आता है तो डेफिनेट तो आ ही जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये कहता है कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई एफ एक्स है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें हम लिमिट्स लगाएंगे। ये x की लोअर वैल्यू है बेटा, ये x की अपर वैल्यू है। लोअर का अर्थ ये अर्थ नहीं कि बेटा ये छोटी है ये बड़ी है, बस x की वैल्यू वेरी कर रही है बेटा, कहां से कहां तक, a से b तक। तो इस a को हम बोलते हैं बेटा, एक नाम है लोअर लिमिट, और इसी तरह से बेटा b का नाम है अपर लिमिट। a है हमारी लोअर लिमिट, अरे बेटा लोअर लिमिट, और बेटा b है आपकी अपर लिमिट। ठीक है सर, करेंगे कैसे? जैसे इंटीग्रेशन आप लोग करते थे वैसे ही करो। जैसे मान लो कि जी एफ एक्स है, उसका इंटीग्रेशन करने पर जी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन करने पर जी एक्स आ गया, और अब लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, a से b तक। a से b तक लिमिट लगाने का अर्थ यह है कि पहले x की जगह b रखो, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालो b पर, फिर x की वैल्यू a रखो, फिर अपर वाली वैल्यू में से लोअर वाली वैल्यू को कर दो माइनस। इतना सा काम है, नहीं समझ में आया? चलो मैं एग्जांपल सकता हूं, सुनो सुनो। जैसे मान लो कोई मुझसे पूछ ले कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, तो x की वैल्यू वेरी कर रही है बेटा, मान लो 1 से 3 तक सवाल के अंदर कर देंगे हम। मैं कह रहा हूं कि तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे ही कर जैसे करता आया है, तो बोलेगा सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 3। अब इस फंक्शन की वैल्यू निकाल x इक्वल टू 3 पर, फिर वापस से इस फंक्शन की वैल्यू निकाल x इक्वल टू 0 पर। तो निकालते हैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलो 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। फिर इसी फंक्शन की वैल्यू निकाल x की वैल्यू 0 पर, तो 0 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। फिर ये जो अपर वाली वैल्यू है इसमें से लोअर वाली वैल्यू को कर दो माइनस। जैसे ही माइनस करोगे बेटा आपका ये सी का तो टंटा ही खत्म हो गया, सी तो गायब ही हो गया अपना, और बेटा हमारे पास ये आ गया 9 माइनस 0, सो आंसर कम्स आउट टू बी 9। डेफिनेट वैल्यू पता लगी हमें, एग्जैक्ट वैल्यू पता लगी। इस बार बेटा कोई सी वगैरह नहीं आया, बिल्कुल हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो 9 है, इंटीग्रेशन जो बेटा वो 9 है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए मैं आपको ना एक दो सवाल और करके दिखाता हूं, आपको बेटा करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे कि यार कैसे कैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी। तो मैं आपको एक दो सवाल और करके दिखा रहा हूं, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अपना तो इनडेफिनेट जरूर थोड़ा सा पंगे वाला था, डेफिनेट तो बिल्कुल एकदम ईजी है। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब बेटा मेरे को ना साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी मैं तुम लोगों को सिखाया था थोड़ी देर पहले, अरे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बेटा आई रियली होप बेटा आपको याद होगा। बेटा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया था एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट। चेक कर लो बेटा, पन्ना पलट लो, चेक कर लो। अब बेटा मुझे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है बेटा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2। चिंता ही मत करो, सब हो जाएगा। पहले x की वैल्यू को पाई बाई 2 रखो, फिर x की वैल्यू को 0 रखो, फिर देखो क्या होता है। x की वैल्यू को पाई बाई 2 रखा तो पाई बाई 2 अपॉन 2 माइनस, बेटा x को पाई बाई 2 रखा तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट माइनस
बेटा x को 0 रखो तो मेरे पास आ गया 0/2 माइनस साइन 2 टाइम्स 0, बेटा 0/4 प्लस कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट से तो कांस्टेंट गायब होगा, साइन 0 भी 0 है, ये भी 0 है, सब खत्म हो गया यहाँ तो। साइन पाई बेटा याद नहीं हो तो बेटा याद कर लो, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, साइन पाई की वैल्यू आएगी 0 और π/2/2 बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया π/4। ये मेरे बच्चों अपना आंसर है, ये मेरे बच्चों आंसर। तो हम ऐसे बड़े आराम से बेटा बहुत सारा काम निपटा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और तुम समझ गए इसमें टफ काम क्या था? अरे भाई टफ काम तो इसको ये लिखना था, अपन ने इतनी आसानी से इसलिए लिख लिया क्योंकि बेटा अभी एक पेज पहले तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया है तो वो लिख दिया बेटा, मैंने क्या करूं, ठीक है, अपना काम चल गया। सो हमारा काम बड़े आराम से इसलिए निपट गया। तो हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो टफ हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन टफ नहीं होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमेशा हमारा आसान होगा, हमारा बड़े आराम से काम चल जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से एक और पूछ लूं बेटा कि बताओ कि e⁻x × dx का इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 तक, कोई बात नहीं, बड़े आराम से कर देंगे। बट हमें तो e⁻x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मेरे बच्चे बोले सर e⁻x का इंटीग्रेशन दोगा e⁻x प्लस कांस्टेंट, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब x को 1 रख तो e⁻1 प्लस कांस्टेंट माइनस, अब बेटा x को 0 रख तो e⁻0 प्लस कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट से कांस्टेंट तो हमेशा कैंसिल होगा, e⁻1 इज बेटा e और e⁻0 इज ऑफ कोर्स 1। मैं बेटा को पहले ही बोल चुका हूं कि e की वैल्यू बेटा रफली 2.7 के आसपास होती है, तो 2.7 में से 1 गया तो इट विल बी नियरली 1.7, ये 1.7, ये हमारा आंसर बेटा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान तरीके से निपट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें उसके लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी तो बेटा ठीक है ऐसे ही ना निपट जाएगा हमारा काम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कि कैसे हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहली बात तो ये देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या है। सुनना बेटा, मान लीजिए कि बेटा ये y है, ये आपका x है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, और y और x के बीच में बेटा मान लो ग्राफ या कर्व ऐसे है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू a है और यहां पर x की वैल्यू b है। एरिया अंडर द कर्व का अर्थ ये होता है कि इस कर्व के नीचे का ये सारा एरिया, दिस इज योर एरिया अंडर द कर्व, दिस इज योर एरिया अंडर द कर्व। इसको निकालने का एक तरीका है, सुनना बेटा, यहां से आप x डिस्टेंस दूर जाइए और ऐसे कट लगाइए बेटा। ऑफ कोर्स बेटा ये जो लंबाई होगी ये y होगी, ये जो लंबाई होगी ये y होगी। पहला कट आपने x पे लगाया और एक कट और लगाइए, पहला कट लगाया आपने x पे, अगला कट लगाइए x प्लस dx पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x प्लस dx। dx ये आपकी छोटी सी विड्थ हो गई है, dx जो है ये आपकी छोटी सी विड्थ हो गई है, फेयर इनफ। बहुत पतली सी है, उस केस में हम इसको एक अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल मान सकते हैं। और मैं कहूं बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखोगे, तो आप बोलो सर छोटा सा रेक्टेंगल है तो छोटा सा एरिया आएगा, छोटा सा है इसलिए मैं इसको dA लिख दिया है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ तो बेटा ये हाइट हो गई, हाइट तो है आपकी y इंटू बेटा ये थिकनेस, थिकनेस है आपकी dx। लेकिन मैं अगर आपसे कभी ये कहूं कि बेटा मुझे सारा एरिया चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर ऐसी ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पहले यहां लूंगा, फिर 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 यहां, फिर यहां, यूं चलते चलते x को b से वेरी करा दूंगा और ये सारी जितनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं उन सब का एरिया जोड़ दूंगा और सारे के सारे एरिया को जोड़ के बोल दूंगा कि ये सारा का सारा एरिया इस कर्व के नीचे का नेट एरिया है।
तो आप कह सकते हो कि नेट एरिया अगर निकालना हो तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। जोड़ना मतलब समेशन, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब तुम बड़ा समझ गए कि ये छोटे 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 एरिया लीजिए और उन सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। लेकिन x को कहां से कहां तक वेरी करूं, तो आप बोलो सर x में वेरी करूंगा a से लेकर d तक। x बेटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, a से लेके d तक। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बेटा y की वैल्यू fx dx एंड द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम a टू b। तो आप बेटा कह सकते हो कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो हमेशा एरिया अंडर द कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ये आपका एरिया अंडर द कर्व को भी रिप्रेजेंट करेगा। सो एक अच्छा सा स्टेटमेंट है, बेटा लिखिएगा, एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन से बेटा आप हमेशा इस तरह से एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। चलिए, आप इस बात को बेटा कितना समझे हो इसके लिए बेटा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा चिन्ना सा मिन्ना सा सवाल पूछ रहा हूं, आराम से करना बेटा। मान लीजिए बेटा कि ये y है, ये x है। y और x में बड़ा एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन x। बड़ा इसका एक साइनोसोइडल कर्व होता है, आप कोई मैथ्स में पढ़ लोगे, बड़ा कर्व काफी हद तक ऐसा होता है। ये वाला जो पॉइंट है बड़ा ये x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है। साइन पाई बाई 2 पर बड़ा y की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, आप जानते हो 1। बड़ा ये वाला पॉइंट आपका पाई है। मैं चाहता हूं कि आप सारा का सारा ये वाला एरिया निकाल दो। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि फाइंड दिस शेडेड एरिया। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो सिर्फ ये शेडेड एरिया निकाल दो। तो आप बोलोगे सर कर लूंगा। शेडेड एरिया निकालने के लिए वही सारी की सारी कहानी कि एरिया जो होगा वो हमेशा किससे आएगा, तो आप बोलोगे सर एरिया आएगा, आपने बता रखा है कि एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। फेयर इनफ। मेरे बच्चे y की वैल्यू क्या दे रखी है, आप बोलो सर y की वैल्यू दे रखी है साइन x इंटू डी एक्स। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करूं, आप बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, तो 0 से पाई तक वेरी करा दीजिए। ले बेटा 0 से पाई। बेटा याद कर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, आप बोलो सर याद ही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो है माइनस कॉस एक्स। बड़ा लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई। आराम से आराम से आराम से। पहले एक्स की जगह पाई रख, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस पाई। अब एक्स की जगह 0 रख, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस 0। देखा, मैंने पहले फंक्शन में पाई रख दिया, फिर फंक्शन में 0 रख दिया, और ये जो हायर वाली वैल्यू है, मतलब अपर लिमिट पर जो फंक्शन की वैल्यू है, उसमें से जो लोअर लिमिट की वैल्यू है उसको मैंने माइनस कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, x को पहले पाई रख दिया तो माइनस कॉस पाई, फिर x को 0 रख दिया तो माइनस कॉस 0, फिर अपर वाले में से लोअर वाले को कर दिया माइनस। अब देखना बेटा, माइनस ऑफ कॉस पाई की वैल्यू है -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस 0 की बेटा वैल्यू कितनी है 1। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 2। तो ये जो हमारा एरिया है बेटा, ये सारा का सारा एरिया हो गया 2 यूनिट्स। बेटा जो भी यूनिट्स है 2 यूनिट्स। बढ़िया है बेटा, अच्छा है। आगे चलें। नेक्स्ट इज, एक सवाल और पूछता हूं बेटा, आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, आपसे पूछ रहा हूं बेटा, वही वापस से कर्व, ये मेरे बच्चे x, ये बेटा y, और y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बेटा वापस से है, एंड मान ले बेटा कि ये पाई बाई 2 है, ये बेटा पाई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां कहीं बेटा तेरे पास एक पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है,
यहां से लेकर ये वाला एरिया निकाल दें। ये वाला एरिया फाइंड आउट करो, फाइंड दिस एरिया। तो आप बोलोगे सर कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा। एरिया हम जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा, बस लिमिट्स हमें चेंज करनी है, हम बड़ा आराम से कर देंगे। तो सुनना बेटा, ये वाला एरिया अगर हमसे पूछा गया तो दिस एरिया इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अरे बेटा मैं तो बोलना ही भूल गया, ये बड़ा कौन सा फंक्शन दिया हुआ सवाल के अंदर, बड़ा ये फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। बेटा ये गिवन है सवाल के अंदर, मैं बोलना भूल गया था, ठीक है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स बेटा गिवन है। हाँ बेटा फंक्शन है आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स। बेटा x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी है, बेटा π/3 से π/2। बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, बेटा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/3 से π/2। एक बार x को π/2 रख दे तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस π/2। अब एक बार x को π/3 रख दे तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस π/3। ये अपर पे वैल्यू है, ये लोअर पे वैल्यू है, अपर वाले में से लोअर वाले को कर दो माइनस, सिंपल। बेटा cos π/2 कितना होता है 0, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, cos π/3 मतलब बेटा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है हाफ, बेटा 0 प्लस हाफ कम्स आउट टू बी हाफ। ले बेटा ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट कि कैसे बेटा हम बड़े आराम से इस तरह से एरियाज निकाल सकते हैं। तो किसी भी कर्व के नीचे का एरिया जो है वो बड़े आराम से बेटा हम इस तरह से इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। बेटा ये चीज हमारे आगे जाकर जगह जगह काम आ सकती है, आएगी, आ सकती है बेटा, आएगी, पक्का है कि बेटा बार बार काम आएगी, लेकिन है इतनी, मतलब आपको इतनी ही जानने की जरूरत है, इससे हमारा सारा काम बड़े आराम से बन जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत हमें नहीं आएगी। आई होप दैट्स ओके। एक और पूछ लूं, चलो आप जिद कर रहे हो इसलिए बेटा एक और पूछ रहा हूं। बेटा सुनना, ये y है, ये x है, और बेटा ये कोई कर्व है ऐसे, इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस एक्स। बेटा ग्राफ मैंने बता रखा आपको कि ऐसा ग्राफ है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेटा ए अगेन मैं बेटा आपको बता चुका हूँ, यूलर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट ऐसा कुछ होता है, इसकी वैल्यू बेटा रफली 2.7 के आसपास होती है। इसका कर्व ऐसा सा होता है, यूँ चलते चलते, और ये एक्स एक्सिस को टच करता है इन्फिनिटी पे, यूँ चलते 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 इन्फिनिटी में टच करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप ये वाला एरिया निकालो, इन्फिनिटी, आप ये सारा का सारा एरिया फाइंड आउट करो। ये पूछा था आपसे, कर लेंगे। हमने तो बात एक याद कर रखी है बेटा, क्या बात याद रखी है, हमने याद कर रखा है कि एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। मेरे प्यारे बच्चे y इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा बताता हूँ, इसको ऐसे लिख ले, -1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ ना ऐसा। अब देखना बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन -1 अपॉन -1। ये -1 किस बात का पता है ना, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम कर देते हैं डिवाइड। प्लस बेटा कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि जब लिमिट्स लगाते हैं तो कांस्टेंट हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बेटा आपके लगाने की इच्छा हो लगा दो, ना लगाओगे तब भी चलेगा। तो बेटा जी मैंने सिर्फ इतना लिख दिया। और x की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो मेरे बच्चे बोले सर इस पॉइंट से लेकर बहुत दूर तक सर ये जाएगा। तो बेटा जी x की वैल्यू को वेरी कर देना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो x की वैल्यू को वेरी कर देना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। बेटा प्लस सी लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी हमेशा कैंसिल हो जाता है, मैं आपको बेटा प्रूव करके दिखा चुका हूं। ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये मेरे ख्याल से लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है यार, ये माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स
बड़ा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं बड़ा लगा रहा हूँ लिमिट्स, मैं इधर लिख दूँ एरिया इक्वल्स टू बड़ा माइनस ई रेज टू पावर बड़ा एक्स की जगह इन्फिनिटी लिख दो, लिख दिया। अब एक्स की जगह 0 लिख दो, माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0, फिर अपर वाले में से लोअर वाले को कर दो माइनस बड़ा ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी। लगता आप समझ गए होंगे, नहीं समझे मैं बताता हूँ। बड़ा ये लिखा है -1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ बेटा। माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, ई रेज टू पावर 0 बेटा कितना होगा 1, ई रेज टू पावर 0 तो 1 ही होगा। 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू ई इंटू इन्फिनिट टाइम्स, ई मतलब 2.7, 2.7 को अगर तुम इन्फिनिट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इन्फिनिट, और 1 अपॉन इन्फिनिट क्या आएगा बहुत 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 छोटी क्वांटिटी, मतलब नियरली टेंडिंग टुवर्ड 0, बिल्कुल लगभग लगभग 0। तो आप कह सकते हो कि सर ये वाली टर्म तो गायब हो गई है और सिर्फ 1 बच गया है और ये 1 हमारा आ गया है आंसर। आई होप बेटा ये मैथमेटिक्स समझ गए होंगे। मैंने ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी को बेटा 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी लिखा है बेटा। ई मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कितना होगा 2.7, तो 2.7 रेज टू पावर इनफाइनाइट बेटा जी क्या होगा इनफाइनाइट ही होगा, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इज ऑफ कोर्स बहुत छोटी क्वांटिटी, और 1 अपॉन बेटा बहुत छोटी क्वांटिटी बेटा तुम जानते हो, सॉरी 1 अपॉन इनफाइनाइट बेटा बहुत छोटी क्वांटिटी, उसको अगर 1 में जोड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। ये हमारा आंसर है यार, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये थी हमारी कहानी एरिया अंडर द कर्व की। तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बड़े आराम से देख सकते हैं, उनमें कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है।